हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारी नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो कि पीछे के एग्ज़ाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो YZP ZXQ XY। तो देखिए, अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसे हल करने के लिए हमें इसकी सहायक समीकरण को लिखना पड़ेगा। सहायक समीकरण में लिखेंगे तो P है, तो इसे अपने dx के नीचे लिख देंगे भी। ये जो P है इसके साथ में जो गुणांक है YZ, तो इसको लिखेंगे हम YZ। फिर बराबर का निशान, Q वाले के नीचे हम क्या लिखेंगे भी, Q वाले को हम del Y लिख कर इसके नीचे ये जो ZX है इसको हम इसके नीचे लिख देंगे इस प्रकार। बराबर जो हमारे पास ये बचा हुआ है कुछ, तो इसको हम डेल जेड अपॉन में डी जेड अपॉन में इसके बटे में लगा देंगे एक्स वाई। तो ये जो समीकरण है ये हमें सहायक समीकरण के रूप में प्राप्त हो गई है दोस्तों। तो इसके बाद में इसको हल करने के लिए पहले इसके दो पदों को लेंगे अपने, ठीक है। तो प्रथम दो पद कौन कौन से हैं भी देखिए। डी एक्स अपॉन में वाई जेड बराबर डी वाई अपॉन में जेड एक्स। तो देखिए दोस्तों, ये जेड से जेड जो है वो कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास क्या रह गया अभी, डेल एक्स अपॉन में वाई और डेल वाई अपॉन में एक्स। तो इसे हम नेक्स्ट इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल एक्स, ये जो एक्स है इसे हम इधर वाली साइड में लेके आएंगे बराबर में, ये जो y है इसको इधर लेके आएंगे तो y dy। ये जो हमारी इक्वेशन है वो इस प्रकार की हमें प्राप्त हो गई है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम इसका करेंगे समाकलन। तो समाकलन से हमें क्या होगा भी प्राप्त भी, ये जो है वो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, डेल वाई। तो इसका समाकलन करेंगे तो आपको पता है डेल एक्स है, एक्स का समाकलन करेंगे तो एक्स के सापेक्ष तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर बराबर में ये आ गया हमारे पास वाई का वाई स्क्वायर प्लस में C1, इसको हम मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास समाकलन जो वो इस प्रकार का आ गया है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं भी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर C1। यानी हमारे पास C1 का जो मान है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया है। तो इसके बाद में हम इसके अगले मान को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो दो पद है उनको लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इन दो पदों को लेकर हल कर सकते हो, इन दो पदों को लेकर हल कर सकते हो, आप क्वेश्चन को इन दोनों को लेकर भी हल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब हम जो हमारा नेक्स्ट का काम है वो ये है कि हम अंतिम दो पदों को लेने पर, अंतिम दो पदों को लेंगे तो डी वाई अपॉन में जेड एक्स बराबर डी जेड अपॉन में एक्स वाई। इसमें देखिए एक्स कॉमन है तो एक्स को हमने क्या कर दिया अभी, कैंसिल कर दिया, और आगे क्या लिख देंगे भी, वाई मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं, वाई डी वाई बराबर जेड डी जेड। समाकलन कर दीजिए दोस्तों। समाकलन से हमें क्या प्राप्त होता है भी, इसका समाकलन करेंगे तो वाई डी वाई बराबर जेड डी जेड। समाकलन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस में C2, इसको हम नाम दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो C2 है ये नियतांक है हमारे पास, जो कि समाकलन से हमें प्राप्त होता ही है। तो वाई स्क्वायर बराबर
वाई स्क्वेयर जेड को इधर लेके आएंगे तो माइनस जेड स्क्वेयर बराबर C2। C1 और C2 का मान हमें प्राप्त हो गया है दोस्तों। तो देखिए अब ये जो C1 और C2 का मान है वो हमारे पास एक फलन होता है उसके अंदर, यानी व्यापक जो हल होता है उसमें हम रख देंगे दोस्तों। तो आगे मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि अतः व्यापक हल f के अंदर इसे लिखा जाता है, पहले जो C1 था C1 कोमा C2 का मान और बराबर में इसके 0 होता है, ये हमें इसका मान जो है वो रखना होता है दोस्तों। तो C1 का मान जो है वो हमारे पास कितना था भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कोमा C2 का मान हमारे पास वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर बराबर इसका मान हो गया 0, यानी कि जो फलन है वो इस प्रकार का हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर भी प्राप्त हो सकता था दोस्तों, तो भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास है वो इस प्रकार का है दोस्तों कि सवेच्छ अचरों का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण हमें बनानी है। तो हमारे पास एक जो समीकरण दी हुई है वो इस प्रकार की है दोस्तों। तो देखिए इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। तो z बराबर ax प्लस ay प्लस में b, हमारे पास जितने अचर दिए हुए होंगे हमें उतनी बार समाकलन जो अवकलन जो है वो करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों कि जब हम इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो देखिए दोस्तों जब हम इस समीकरण का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल z अपॉन में डेल x बराबर x का करेंगे ax का करेंगे तो x का हो गया a, और जो अचर गुणा का वो हमारे पास बच गया यहाँ पर a, और ये जो है वो कौन अचर मानना है हमने y को x के सापेक्ष करेंगे। तो जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो और बाकी जो हमारे पास चर हैं वो अचर माने जाएंगे भी, ठीक है। तो इसका हो गया 0 और प्लस में b का भी कांस्टेंट है तो 0 हो गया। तो डेल z अपॉन में डेल x बराबर a हमें प्राप्त हो गया है। अब जो आंशिक अवकल गुणांक होते हैं वो दोस्तों उन्हें हम इस प्रकार लिखते हैं कि डेल z अपॉन में डेल एक्स, यानी कि z का जब हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो इसे p के रूप में लिखते हैं। डेल z अपॉन में डेल y को अगर जो z को हम y के द्वारा आंशिक अवकलन करते हैं तो इसे q लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार जब इसको डेल z अपॉन में डेल x को हम क्या रखेंगे अब p बराबर a, ये हो गई समीकरण नंबर 2। इसके बाद में देखिए दोस्तों जब हम समीकरण 1 का y के सापेक्ष अवकलन आंशिक अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का x को अचर मानकर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो कर दीजिए दोस्तों कि जब z का करेंगे तो डेल z अपॉन में डेल x बराबर x तो अचर माना हुआ है तो अचर का हो जाएगा 0। इसी प्रकार जब y का ay का करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो a हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमें पता है कि डेल z अपॉन में डेल y बराबर हमारे पास क्या है q, तो हम क्या लिख सकते हैं आगे इसको q बराबर में a, ये हो गई समीकरण 3, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये जो समीकरण 2 और 3 है वो दोनों a के बराबर हैं। तो समीकरण 2 व समीकरण
3 से P बराबर Q हमें प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये जो समीकरण है वो हमारी आंशिक अवकल समीकरण बनाई है हमने। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें z बराबर ए एक्स प्लस वाई प्लस में b की आंशिक अवकल समीकरण बनाए, जो कि हमने बना दी है दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए इसका आंसर हम किस प्रकार निकालते हैं कि z, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड एक्स पी माइनस में जेड वाई क्यू बराबर वाई स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर है। ये होगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो इस समीकरण को सहायक समीकरण में परिवर्तन करने पर तो दी गई समीकरण को या समीकरण 1 को हमने इसे चेंज कर लिया है, तो समीकरण 1 को सहायक समीकरण, इसको हल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है दोस्तों, सहायक समीकरण के रूप में इसे चेंज करना पड़ता है। तो सहायक समीकरण 1 की सहायक समीकरण वो क्या होगी दोस्तों, देखिए ये p वाला है यानी कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स है, तो इसे अपन डेल डी एक्स बटे में इसके साथ में जो गुणांक है इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जेड एक्स बराबर, इसके बाद में देखिए डी वाई बटे में क्या आएगा, ये जो गुणांक है इसके मल्टीप्लाई में वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो माइनस जेड वाई हो गया दोस्तों। इसके बाद में बराबर डी जेड क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये हो गया हमारे पास डी जेड। तो ये जो समीकरण है वो है सहायक समीकरण। तो इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास जो पहला और दूसरा है उससे हम इसका, हमें पता है कि हमें FC1 C2 का मान बराबर 0 में रखना है। तो अब पहले और दूसरे पद से हम इसका C1 का मान निकालेंगे। तो देखिए प्रथम व द्वितीय पद से dx कोण में zx बराबर py कोण में माइनस zy। तो देखिए दोस्तों, z से z कैंसिल हो गया है। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका समाकलन यानी dx कोण में x बराबर dy कोण में y। तो इसका हो गया दोस्तों log x, और यहाँ पर ये जो माइनस था ये माइनस हमने बाहर लिख दिया है, ठीक है। और बराबर में यहाँ पर हो गया माइनस में log x प्लस में log C1, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में देखिए जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो log को इधर वाली साइड में लेकर आते हैं, log x माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, तो log y बराबर log C1। तो देखिए दोस्तों, ये log का नियम होता है, अगर प्लस में है तो हम जब log को एक साथ अंतर्विष्ट करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं आगे log xy बराबर log C1। log हटाएंगे तो हमारे पास xy बराबर C1 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि C1 का मान जो है वो हमें xy प्राप्त हो गया है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब हम इसको आगे हल करेंगे यानी C2 हमारे पास जो है उसका मान निकालेंगे, तो हम इसे किस प्रकार हल करने वाले हैं। तो इस समीकरण से हमें जो मान है वो और मान ऐसे प्राप्त तो नहीं हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब आगे किसी प्रकार का मान नहीं निकल रहा हो तो हमें कुछ गुणांकों से मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता है। तो इसमें देखिए, जब मैं इसके साथ
इसके साथ मैं x का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, और इसमें y का, और इसमें हम z का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अभी ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x, यहाँ पर y और y, यहाँ पर z और z, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डी एक्स डी एक्स बट्टे में जेड एक्स स्क्वेयर। एक बार लिख देते हैं कि सेकंड स्टेप निकालने के लिए क्या लिखेंगे कि प्रथम पद में x, द्वितीय में y व तृतीय पद में z का गुणा व भाग करने पर। तो देखिए दोस्तों, जब हम इनका गुणा व भाग करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, x dx प्लस में y dy प्लस में z dz। ऊपर तो हमें इस प्रकार का प्राप्त इक्वेशन जो है वो प्राप्त होती है। तो नीचे वाला जो है मान वो किस प्रकार प्राप्त होगा कि x का करेंगे तो जेड एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस में जेड वाई स्क्वेयर, इसके साथ करेंगे तो प्लस में इसका जेड के साथ किया है मल्टीप्लाई तो जेड वाई स्क्वेयर, और फिर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास माइनस जेड एक्स स्क्वेयर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो समीकरण है वो इस प्रकार आ गई है। या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि x dx प्लस में y dy प्लस में z dz बराबर 0, क्योंकि ये जो मान है वो कैंसिल हो रहा है एक दूसरे से। जेड एक्स स्क्वेयर माइनस जेड एक्स स्क्वेयर, जेड वाई स्क्वेयर माइनस जेड वाई स्क्वेयर, इसका मान हमें इसमें भाग देकर अनंत नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि अनंत करने के पश्चात हमारा जो हल है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इसका समाकलन करना है हमें, तो समाकलन करेंगे तो देखिए दोस्तों, समाकलन से मैं डायरेक्ट इसका समाकलन कर रहा हूँ। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसका हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और प्लस में इसका हो जाएगा जेड स्क्वेयर बराबर C2। ये जो C2 का मान है वो हमारे पास प्राप्त हो गया है। तो अतः जो इसका हल है, यानी व्यापक हल जो है, व्यापक हल हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए दोस्तों, FC1, C2 बराबर 0, यानी FC1 का मान हमारे पास XY निकाला था और C2 का मान हमें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस में जेड स्क्वेयर बराबर 0 प्राप्त हुआ है। ये इसका व्यापक हल है दोस्तों। इसके बाद में हमारे पास चौथा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि हमें एक क्वेश्चन दी हुई है, इसका हमें हल करना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम इसका हल करेंगे तो हमें किस प्रकार हल करना पड़ेगा अभी। तो ये जो समीकरण है वो दी गई समीकरण, ये जो समीकरण है वो एफ पी क्यू बराबर 0 के रूप की है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में जब हम इसका समाकलन करते हैं, यानी इसका जो पूर्ण समाकलन है, इसका पूर्ण समाकलन किस प्रकार होगा भी, z बराबर ax प्लस में by प्लस में c से हम इसका जो है वो समाकलन निकाल सकते हैं भी। ठीक है, तो देखिए, जब यहाँ पर b का मान, यहाँ पर देखिए दोस्तों b का मान क्या है, b 3a स्क्वेयर है, क्योंकि p स्क्वेयर है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, b बराबर 3a
इसके तो b का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो z बराबर ax प्लस में b की जगह रखेंगे हम 3a स्क्वायर y प्लस में c। तो देखिए दोस्तों, ये जो समीकरण है वो हमारे पास इसका हल आ गई है। तो इसको हम सोल्व करके दोबारा इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ से का अवकलन करेंगे, ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि इसको हम चेंज करके वापस इसमें बदल सकते हैं। देखिए डेल जेड अपॉन में डेल एक्स बराबर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास a। और इसके बाद में देखिए दोस्तों, जब हम y के सापेक्ष करेंगे तो डेल जेड अपॉन में डेल y बराबर 3a स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन इस प्रकार प्राप्त हो गई है, यानी q बराबर हमारे पास 3a स्क्वायर और p बराबर हमारे पास a है।